हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्रा जीएस में। हम लोग जीएस को पढ़ेंगे लेकिन एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग जीएस को पूरी थ्योरी के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जीएस को पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम लोग किसी टॉपिक के बारे में अगर पढ़ रहे होंगे, जैसे मान लो हम ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स पढ़ रहे हैं, तो हम यूनिवर्स के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को शामिल करेंगे। यूनिवर्स टॉपिक से जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन रहे होंगे हम उन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को शामिल करेंगे, और साथ ही में यूनिवर्स से जितने भी पीवाईक्यू आए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे, हम उनको शामिल करेंगे। साथ ही इस यूनिवर्स टॉपिक से जितने भी संभावित प्रश्न बन जाएंगे उन संभावित प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। इन पीवाईक्यू का स्तर रहेगा कि अगर राज्य स्तरीय कोई परीक्षाएं होती है निम्न सी ग्रुप की, और यूपीएससी की जो टॉप लेवल की परीक्षाएं होती हैं ए ग्रुप की, इन सभी हम परीक्षाओं के क्वेश्चंस को इसमें शामिल करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का शामिल होंगे, पीवाईक्यू शामिल होगा, और संभावित प्रश्न शामिल होंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं या बन सकते हैं क्वेश्चन भविष्य में। इनको हम शामिल करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी के पहले टॉपिक यूनिवर्स से। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। साथ ही हम दूसरा क्वेश्चन को अगर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। हमारे पास दो क्वेश्चन है, हमें दो क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला है जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, और दूसरा है कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। दरअसल जब यूनिवर्स के बारे में हमको कुछ नहीं पता था, उसमें दो लोग ऐसे थे जिन्होंने यूनिवर्स को डिफाइन करने का प्रयास किया। दो थ्योरी थी उसमें, दो थ्योरी दी गई थी। पहली थी जियोसेंट्रिक और दूसरी थी हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक अवधारणा में ये कहने का प्रयास किया गया, यूनिवर्स को डिफाइन करने का प्रयास किया गया कि यूनिवर्स का सेंटर जो है वो अर्थ है, अर्थात अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, और इसके चारों ओर अन्य ग्रह और सूर्य जो है हमारा वो चक्कर लगाते हैं। अर्थात पृथ्वी जो है वो यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड का सेंटर है, और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह सूर्य हैं ये सब चक्कर लगाते हैं। और इस अवधारणा को बोला गया जियोसेंट्रिक। जियो मतलब पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब केंद्र में है, अर्थात पृथ्वी जिसके केंद्र में है। इस अवधारणा को दिया था टॉलमी ने। इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो उसका सही आंसर होगा टॉलमी ने। दूसरा क्वेश्चन है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक का मतलब है हेलियो का मतलब सन, अर्थात सन जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, और इसके चारों ओर पृथ्वी और अन्य प्लैनेट क्या है, चक्कर लगाते हैं। और इस अवधारणा को दिया था कॉपरनिकस ने। अर्थात कॉपरनिकस ने कहा कि अर्थ जो हमारी है वो पृथ्वी का सेंटर, वो ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है। हमारी ब्रह्मांड का सेंटर क्या है, सन है, और इसके चारों ओर अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और कहा कि कॉपरनिकस ने कहा कि यही हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो उसका सही आंसर होगा कॉपरनिकस। हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ब्रह्मांड में क्या शामिल है। ब्रह्मांड में क्या शामिल है। क्वेश्चन ब्रह्मांड में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है कि समस्त पदार्थ शामिल है, दूसरा ऑप्शन है कि समस्त ऊर्जा शामिल है, और तीसरा ऑप्शन है कि समय शामिल है, और चौथा है इनमें से सभी। अर्थात हमारा यूनिवर्स है वो एवरीथिंग है। अगर हम यूनिवर्स को डिफाइन करें तो यूनिवर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्स इज एवरीथिंग। अगर वो एवरीथिंग है तो उसमें क्या होगा कि समस्त पदार्थ भी शामिल होंगे,
समस्त ऊर्जा भी शामिल होगी और समय भी शामिल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। हमारा यूनिवर्स कई सारी गैलेक्सी से मिलकर बना है, असंख्य गैलेक्सीज हैं और उन्हीं गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी। और इसी गैलेक्सी में कई सौरमंडल हैं और उन्हीं सौरमंडल में एक हमारा सौरमंडल है और उसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। अगर इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है तो इसका मतलब ये है कि समस्त पदार्थ जो होंगे और समस्त ऊर्जा जो होगी यूनिवर्स का भाग होगी, क्योंकि यूनिवर्स जो है शुरुआत समय से लेकर के अभी तक चला आ रहा है और शाश्वत है, आगे भी चलता जाएगा और एक समय बाद यूनिवर्स का अंत होगा। लेकिन यूनिवर्स क्या है, समय के अंदर भी यूनिवर्स, समय जो है वो यूनिवर्स के अंदर भी क्या है, शामिल है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड के बारे में वर्तमान में सबसे प्रासंगिक सिद्धांत कौन सा है? जब यूनिवर्स के बारे में लोग जान गए, जब यूनिवर्स के बारे में हम लोग जान गए तो हम लोगों ने यूनिवर्स को डिफाइन करना चाहा, तो उस समय क्या हुआ, कुछ थ्योरीज दी गई। पहली थी गैसियस मॉस थ्योरी, नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। ये सब यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए थ्योरीज दी गई थी। लेकिन जो रिलेवेंट थ्योरी है, जो साइंस के नियमों पर आधारित है, वह थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। इसलिए सही आंसर इसका होगा बिग बैंग थ्योरी, अर्थात ब्रह्मांड निर्माण के बारे में वर्तमान में सबसे प्रासंगिक सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी किन दो धारणाओं पर आधारित है? यही बिग बैंग थ्योरी किन दो धारणाओं पर आधारित? पहले हम बिग बैंग थ्योरी देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी है क्या। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है हमारे यूनिवर्स के निर्माण को बताती है कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि हमारा यूनिवर्स शुरुआत में करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल थे जो स्वतंत्र अवस्था में इधर उधर घूम रहे थे और इन्हीं पार्टिकल को बोला गया कि ये गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल मतलब एक प्राचीनतम पदार्थ है और इन पार्टिकल में स्टार्ट होती है मूवमेंट। इन सभी पार्टिकल में स्टार्ट होती है मूवमेंट, गति स्टार्ट होती है और ये चारों ओर एक दूसरे के आस-पास जो है ये घूमने लगते हैं और फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये संकेंद्रित हो जाते हैं, ये अब पास पास आते जाते हैं और क्या होता है, इनका घनत्व बढ़ता जाता है। जब पास पास आएंगे तो इनका घनत्व बढ़ेगा और साथ में अगर ये इतना बड़ा गॉड पार्टिकल, इतने सारे गॉड पार्टिकल के पास आ रहे होंगे और उनका घनत्व बढ़ेगा तो उनका तापमान भी बढ़ जाएगा और घनत्व और तापमान बढ़ जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ठोस हो जाएंगे और घनत्व तापमान बढ़ने के कारण इसमें होगा विस्फोट और क्या होंगे, ये पिंडों के रूप में इधर उधर क्या होंगे, टूट करके बिखरेंगे और फिर इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं, गैलेक्सीज और अन्य सारी चीज़ें बनती हैं। ये हमारी है बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी जो है किन दो धारणाओं पर आधारित है? पहला है, ये दोनों सही ऑप्शन है, ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन सही होगा सी, अर्थात जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल दोनों धारणाओं पर आधारित है। इन दोनों धारणाओं को हम देखते हैं। पहला है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट नहीं है, अर्थात जो हमारे यूनिवर्स की भी शुरुआत हुई थी और हमारे यूनिवर्स का भी क्या होगा, अंत होगा। यानी एक ऐसा दिन हुआ होगा जब यूनिवर्स हमारा क्या होगा, शुरुआत हुआ होगा। जैसे हमने बताया कि गॉड पार्टिकल थे, उसमें संकेंद्रण हुआ है ना, घन तो बढ़ा, तापमान बढ़ा, तो उसी तरह से क्या हुआ, इसकी भी शुरुआत हुई है, इसकी भी शुरुआत हुई है और इसका भी एक समय में क्या होगा, अंत होगा। ये बताती है हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। इस अजम्पशन का सहारा लिया गया और हमारी यूनिवर्स को क्या किया गया, यूनिवर्स को सिद्धांत को या बिग बैंग थ्योरी को गढ़ा गया। दूसरा है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल ये कहता है कि यूनिवर्स के अगर हम यूनिवर्स को किसी एक हिस्से से देखें, यहाँ से देखें, तब भी हमको यूनिवर्स सेम दिखाई देगा, चाहे यहाँ से देखें हमको यूनिवर्स से दोनों जगह से हमको सेम दिखाई देगा। यहाँ से भी यूनिवर्स हमको सेम दिखाएगा, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा। यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें और यहाँ से देखें और फिर अंदाजा लगाए हम कहाँ से देख रहे हैं तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि यूनिवर्स क्या है, सेम दिखाई दे। यहाँ से भी यूनिवर्स हमको सेम दिखाई देगा वैसे ही जैसे यहाँ से दिखाई देगा।
ठीक, ये है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल अर्थात ब्रह्मांडीय सिद्धांत, है ना। ब्रह्मांड के अपने कुछ सिद्धांत हैं, तो उन्हीं सिद्धांतों में से हैं। इन दो सिद्धांतों का उपयोग करके, पहला है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, हमारी बिग बैंग थ्योरी गढ़ी गई थी। चलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी किस प्रकार की आकाशगंगा है? मंदाकिनी हमारी जो है वो स्पाइरल टाइप की आकाशगंगा है, इस तरह की। ये टाइप इस तरह का जो है, अगर शेप दिखेगा तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरल। जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है वो इसी शेप की है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। दरअसल जो आकाशगंगाएं हैं वो तीन तरह की होती हैं, एक होती इलिप्टिकल, एक होती इरेगुलर, एक होती स्पाइरल। जो हमारी आकाशगंगा है उसको हम मंदाकिनी बोलते हैं, वो है स्पाइरल टाइप की। इसका सही आंसर होगा सी। अब देख लेते हैं इनके जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। इलिप्टिकल मतलब कि उसका शेप या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, एक इस तरह के शेप में होगा। इरेगुलर का मतलब उसका शेप निश्चित नहीं होगा, मान लो ये कोई ऐसा है तो इसका शेप ये दो ऐसे शेप हैं जो निश्चित नहीं है। हमारे नॉन शेप जो होते हैं, तो हम जानते हैं कि हम जिसको डिफाइन कर सकते हैं, मान लो कह सकते हैं ये सर्किल है तो क्या है, ये सर्किल जैसा नहीं है। मान लो ये इलिप्टिकल है तो इलिप्टिकल जैसा नहीं है। मान लो स्पाइरल है तो स्पाइरल जैसा नहीं। तो ऐसे शेप को बोलते हैं इरेगुलर शेप। जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है, वो है स्पाइरल शेप की। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तारे क्या हैं? क्वेश्चन है तारे क्या हैं? तारे दरअसल क्या हैं, धूल और गैस के बादल हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तारे क्या हैं, धूल और गैस के बादल हैं। तारे जो होते हैं वो धूल और गैसों से मिलकर के बनते हैं। इन्हीं और धूल में इसी में इसमें गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन लगातार हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इसीलिए तारे क्या होते हैं, तारों के पास अपनी ऊर्जा होती है, क्योंकि यहाँ उपस्थित गैस हीलियम हाइड्रोजन में लगातार कन्वर्ट होती रहती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और ये प्रोसेस लगातार तारों में होती रहती है, इसलिए तारे जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसलिए तारे में अपनी खुद की ऊर्जा पाई जाती है और ये तारे धूल और गैस के बादल होते हैं। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धूल और गैस के बादल। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तारे के संपूर्ण जीवन काल में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शामिल है? ये तो तारा हो गया, हम लोग तारे को समझ गए। अब देखते हैं तारे का जीवन काल कैसा होता है। ये मान लीजिए कोई तारा है, धूल गैस का बादल है। हमने बताया कि इसमें क्या होती हैं, गैसें पाई जाती हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है, वो कन्वर्ट होती रहती है हीलियम में और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करती रहती है। इसके बाद क्या होता है, इसका कलर चेंज होता है और ये लाल दिखाई देने लगता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लगातार हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण ये लाल कलर का दिखाई देता है। इसलिए इसको बोलते हैं लाल दानव। पहला ऑप्शन जो है वो है लाल दानव, इसी को हम बोलते हैं लाल दानव या तो रेड जियांट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर आगे इसकी दो कंडीशन बनती है। यही लाल दानव अगर इसका द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक हो या तो 1.4 ms से कम हो। एक सेकंड, 1.4 ms से कम हो या 1.4 ms से अधिक हो। 1.4 ms क्या है? हमारे एक वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, उन्होंने एक लिमिट निर्धारित की। वो लिमिट थी 1.4 ms, अर्थात 1.4 इंटू मास ऑफ सन। मास ऑफ सन
अर्थात अगर किसी तारे का द्रव्यमान या किसी लाल दानों का द्रव्यमान 1.4 तारे के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो तो वो बनेगा जा करके श्वेत वामन जीवाश्म स्टार। श्वेत वामन बनेगा या जीवाश्म तारा बनेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ। है ना। अगर द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक हुआ तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार। न्यूट्रॉन या पल्सर तारा बनेगा, है ना। और इसके बाद ये आगे जा करके ब्लैक ड्वार्फ बनता है, काला दानव बनता है, और इस कंडीशन में ये आगे जाके बनता है ब्लैक होल। अब क्वेश्चन देखो, ये पूरे उसकी जो है लाइफ साइकिल है तारे की। पहले तारा होता है, फिर उसकी एनर्जी जो है लगातार एनर्जी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, फिर वो बनता है लाल दानव, रेड जायंट बनता है। और फिर इसके बाद दो कंडीशन हो जाती हैं। अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 ms से 1.4 गुणे से कम हुआ तो वो बनता है व्हाइट ड्वार्फ या श्वेत वामन या जीवाश्म तारा बनता है। अगर उसका द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक हुआ तो बनता है न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार, जो आगे फिर कन्वर्ट होकर के जब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो बनता है ब्लैक होल। और जब यहाँ पर इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है लास्ट में तो ये बनता है काला दानव। यानी आखिरी कंडीशन है तारे की, ब्लैक होल और काला दानव। ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तारे के संपूर्ण जीवन काल में निम्न कौन सी चीज शामिल नहीं है। लाल दानव ये भी शामिल है, श्वेत वामन या जीवाश्म तारा ये भी शामिल है, न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार ये भी शामिल है, ब्लैक होल ये भी शामिल है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, ब्लैक होल की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। इसका सही आंसर होगा जॉन व्हीलर। जॉन व्हीलर द्वारा ब्लैक होल की संकल्पना दी गई थी। अगर ये नहीं होगा ऑप्शन में तो दूसरा ऑप्शन होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। इसमें से कोई एक होगा वो आप लगा दीजिएगा, सब दोनों सही हैं। या तो अल्बर्ट आइंस्टीन लगाइएगा या तो जॉन व्हीलर, दोनों ने काम किया था इस पर। अगला है चंद्रशेखर लिमिट क्या कहलाती है। हमने अभी बताया चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, 1.4 ms होती है हमारी चंद्रशेखर लिमिट। 1.4 ms जो है वो हमारी है चंद्रशेखर लिमिट। अगला देखते हैं, सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बे क्या हैं। दरअसल सूर्य क्या होता है, एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है, चूंकि हमारे सोलर प्लैनेट का मिडिल पॉइंट है, हमारे सौरमंडल का हिस्सा है, इसलिए उसको नाम दे दिए सूर्य। वो भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी क्या है, सन भी क्या है, एक प्रकार से तारा है यानी स्टार है। सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बे क्या हैं। अब बताएं कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन लगातार हीलियम में परिवर्तित होता रहता है और क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है। तो उसी से संबंध में एक क्वेश्चन है कि सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बे। अब देखिए कि अगर मान लीजिए आग को जलाएं और आग को जलाते हैं तो देखते हैं उसके किनारे किनारे एरिया में वो उसका कालापन रहता है, बीच वाला भाग पीला दिखता है, लेकिन उस आग के फ्लेम के किनारे वाले हिस्से क्या होते हैं, काले दिखते हैं। और इन्हीं हिस्सों, जो काले हिस्से दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं बड़े तूफान, जिन्हें सन स्पॉट कहते हैं। सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बे क्या है, वो बड़े तूफान है। हमने बताया था कि ज्वालाएं निकलती रहती हैं, वो क्या है, बड़े तूफान, विस्फोट होते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं सन स्पॉट। अर्थात 11 नंबर का सही आंसर होगा, सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बे क्या हैं, तो उनको बोलते हैं बड़े तूफान हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं। अगला देखते हैं, सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोट क्या हैं। तो जो सूर्य पर होता है विशाल विस्फोट, उसको हम बोलते हैं सौर ज्वाला। जब सूर्य में क्या होता है, विशाल विस्फोट होते हैं तो उसमें से ज्वालाएं निकलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सौर ज्वाला। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं
उनको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लें। ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी खगोलीय पिंड को ग्रह तभी कहा जा सकता है जब वो कुछ शर्तें पूरी करता हो। अब शर्तें क्या हैं, अगले पेज पे चलते हैं। पहला, ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, यानी प्लेनेट। एक प्लेनेट को उठाइए अपने, हमारे प्लेनेट है उसमें से एक प्लेनेट उठाइए, मान ली हम पृथ्वी को उठाते हैं। पृथ्वी क्या करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, बिल्कुल करती है। ग्रह अपना खुद का प्रकाश पाया जाता है। हमारी पृथ्वी में अपना खुद का प्रकाश है, हमारी पृथ्वी में अपना खुद का तो प्रकाश नहीं, हमारा उनको प्रकाश का स्रोत क्या है, हमारा सूर्य है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है, ये गलत है। अगला देखते हैं, ग्रह की प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, बिल्कुल हमने बताया कि सूर्य हमारी पृथ्वी को ऊर्जा का स्रोत हमारी पृथ्वी का क्या है, सूर्य। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी ए और सी सही है, ए और सी, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड है। ब्रह्मांड में जितने भी पिंड उपस्थित हैं उनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं, वो चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे उल्का पिंड हो, इसी उपयुक्त सभी सही होगा आंसर इसका। अगला देखते हैं, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई जो आकृतियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। जैसे हम एक जब आसमान में देखते हैं तो हमें एक सप्तऋषि तारा मंडल दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप में, तो इसको हम बोलते हैं सप्तऋषि तारा मंडल। तो उसी तरह से ये भी एक प्रकार से तारा मंडल है, नक्षत्र मंडल जो तारों के समूह बनता है उनको हम बोलते हैं नक्षत्र मंडल। अगला देते हैं, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा किसे कहते हैं, जिनके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा प्रकाश नहीं पाया जाता, नहीं भाई, उनको ग्रह कहते हैं। जिनके पास अपनी उष्मा प्रकाश पाए जाते, बिल्कुल पाए जाते। हमने बताया था कि तारों में क्या होता है, हाइड्रोजन लगातार हीलियम में परिवर्तित होता रहता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा जिनके पास अपनी उष्मा में प्रकाश पाया जाता है। अगला देखते हैं, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके पास अपनी उष्मा प्रकाश होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हमने बताया था ग्रह उन्हें कहते हैं, ग्रह मतलब अगर एक पृथ्वी को माने अपनी देखें हम लोग तो क्या होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और तारा हमारे उसमें तारा क्या है, सूर्य है हमारे सोलर सिस्टम में। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है हमारा ग्रह यानी पृथ्वी। तो ग्रह क्या होते हैं, तारों के प्रकाश या सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर क्या है। जैसे हमने बोला कि सप्तऋषि तारा मंडल, वैसे अर्सा मेजर क्या है, हमारे नक्षत्र मंडल का एक समूह है जिसको हम बोलते हैं अर्सा मेजर। जैसे सप्तऋषि तारा नक्षत्र मंडल है, वैसे क्या है, अर्सा मेजर भी है, क्या है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, बिल्कुल सही, क्योंकि सन और अन्य प्लैनेट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है ना, एक बल काम करता है, जिससे क्या होते हैं, वो दोनों प्रतिसंतुलित होते हैं, उनके बीच में एक खिंचाव बल काम करता है, जिससे क्या होते हैं, प्रतिसंतुलित रहते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं। अगला देखते हैं, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल हमारी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है, इसलिए सौरमंडल में सूर्य क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, यानी दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी 1 और दोनों सही। आज हम इन्हीं 21 क्वेश्चंस को देखते हैं, कल हम इससे आगे 22, 23, 24 अन्य क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ, अभी इसमें और सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।